हे लर्नर्स, आपका स्वागत है लर्न विद पीयूष के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग क्लास 10th के साइंस और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को डीप वे में कवर करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, ग्रेविटेशन ये वही चैप्टर है जिससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डर लगता है, जिसकी थ्योरी तो सबको समझ में आ जाती है, लेकिन जब बात आती है न्यूमेरिकल्स की तो उनसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, जिसका नाम है लर्न विद पीयूष। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर वीडियो। तो जो टॉपिक हमने शुरू किया था उसका नाम था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग हमने पिछली वीडियोस में जाना कि जो ऐसी फोर्स जो यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, वही फोर्स जो हमें धरती से टिकाए रखने का काम कर रही है, जो धरती हम सभी पर लगाती है, सभी ऑब्जेक्ट्स पर लगाती है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, हिंदी में जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हम लोग पहले तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो हमारे सर आइजैक न्यूटन थे, आपने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने हाथ में किताब लिए उसे पढ़ रहे थे। तभी उनके दिमाग में आया कि यार, ये जो ऑब्जेक्ट्स मतलब आसमान से जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे क्यों गिरता है। बेसिकली उन्होंने एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, तो उनके दिमाग में आया कि सिर्फ सेब नीचे नहीं गिरता, यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं। इसका मतलब कि हो सकता है कि धरती हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हो, जिसके बाद उन्होंने हमें ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो आइए अब हम लोग इससे डिटेल में पढ़ते हैं कि उन्होंने जब फर्दर स्टडी के बाद हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली है क्या। इनका मानना था कि यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं विद सम फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 के। अब ये फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और m1 m2 का मतलब क्या होता है, तो एक फोर्स की डेफिनेशन बनाई जा सकती है कि अब पुश और पुल, मतलब कि खींचना या फिर धक्का देना। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, इसका मतलब मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं धकेल रहा हूं तब भी एक फोर्स लगा रहा हूं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या, ये एक सिंबल है जिसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल कहा जाता है। एक्चुअली ये एक अल्फा है, अल्फा। फिजिक्स में हम लोग अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जैसे ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं डिनोशन के लिए। तो ये भी एक ग्रीक लेटर है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब। तो जो हमारे न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि अगर जो फोर्स है, ये फोर्स अगर मुझे चाहिए कि ये फोर्स बढ़े, तो इसका मतलब जो m1 m2 है उसे भी मुझे बढ़ाना होगा। अब ये फोर्स क्या है, m1 m2 क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी की डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो आपको याद, चलो मैं आपको एक डेफिनेशन लिख कर देता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object with some force that is directly proportional to the m1 m2 or product of masses. It is inversely proportional to the square of distance between। ये एक डेफिनेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की।
आपको इस डेफिनेशन को याद नहीं करना, समझना है। तो इसका मैं एक मीनिंग बताता हूँ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर मैं इस ब्रह्मांड में से कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट उठाऊं, सपोज कि मैंने ये मार्कर उठाया, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये मार्कर इस हाथ पर फोर्स लगा रहा है? डेफिनेटली लगा रहा है। ये मार्कर दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा होता है और वो ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा होता है। It means at all I can say every object in the universe attracts every other objects with some force. अब attraction हो रहा है मतलब force तो जरूर होगी ही। That is directly proportional to the m1 m2. m1 m2 मतलब product of masses। मान लो मेरे पास एक है ऑब्जेक्ट A और एक है ऑब्जेक्ट B, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स भी ज्यादा होगी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। अभी हमने पढ़ना है डेरिवेशन। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 और प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब मुझे दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा? ये स्टेटमेंट, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब d, मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। इनके बीच में लगने वाली अगर मुझे फोर्स निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 और m2 के प्रोडक्ट से, मतलब m1 इंटू m2 जो कि होगा m1 m2। और साथ ही साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो ज्यादा होगा तो लगने वाली फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेटल, एक मैग्नेट और एक मेटल, इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो ज्यादा होगी अगर डिस्टेंस कम है। तो अगर मान लो ये 10 मीटर पे है और दूसरी कंडीशन ये 20 मीटर पे है, तो मुझे आप एक बात बताओ कि ज्यादा फोर्स कहाँ फील होगी? ऑब्वियसली इस कंडीशन में जो मैग्नेट और मेटल ज्यादा पास है तब उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स, वो ज्यादा फील होने वाली है। बस, तो अब ये एक मुझे इक्वेशन मिला और दूसरा इक्वेशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी घट रही है, इसका मतलब उसे ऐसे 1 अपॉन जो क्वांटिटी है मान लो उसे x के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस, अगर फोर्स बढ़ रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d। पर ये जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर में था, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। बस हमें इतना ही समझना था। पहला स्टेटमेंट जो था उनके मासेस का प्रोडक्ट, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट, और दूसरी चीज थी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर वह इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। मैंने आपको मैग्नेट और मेटल का एग्जांपल दिया था। तो बस इतना ही था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। टाटा बाय।